मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने राजनीतिक संस्कृति क्या होती है, उसकी परिभाषा, उसके प्रमुख तत्व, प्रकार, महत्व के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। तो राजनीतिक संस्कृति के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे कि भाई राजनीतिक संस्कृति होती क्या है, उसकी क्या परिभाषा होती है, उसके क्या तत्व होते हैं और उसके क्या प्रकार व क्या महत्व होते हैं, उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके सामने वीडियो होने वाला है। यह आपके सामने ये वीडियो शुरू करें इससे पहले अगर आप ये पीडीएफ फ्री में पढ़ना चाहते हो, जो मैं आपको पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करो तभी आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे चैनल सब्सक्राइब करोगे, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर तो अन्य वीडियो देख सकते हो आप इस टॉपिक से संबंधित। और उस प्लेलिस्ट के लिंक के ऊपर आपको दिखेगा टेलीग्राम का लिंक। टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करना आपको। जैसे क्लिक करोगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। वहां पर फाइल वाले सेक्शन में आपको जाकर पॉलिटिकल साइंस सर्च करना है और वहां पर जब सर्च करोगे तो अलग अलग पीडीएफ खुल के आएंगे पॉलिटिकल साइंस की। उसमें बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की पीडीएफ पड़ी होगी, जाकर अच्छे से पढ़ लेना। ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। साथ के साथ अगर फ्लिपकार्ट मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे ऑनलाइन, अगर फ्लिपकार्ट से खरीदना चाहते हो मंत्रा से, तो इस व्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके खरीद लेना। आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। आपके सामने राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति नागरिकों के विश्वास, मूल्य, भावनाएं और अभिव्यक्ति का समुच्चय है। मतलब संस्कृति क्या होती है, जो लोग होते हैं उनके क्या क्या विश्वास होते हैं, उनके क्या मूल्य और भावनाएं होते हैं, उसी को जनता के सामने अभिव्यक्ति में के रूप में रखने का काम किसका होता है, कोई भी संस्कृति का होता है, जो राजनीतिक व्यवहार को दिशा देती है। साथ के साथ ये क्या करती है, कोई भी राजनीति होती है उसका व्यवहार किस प्रकार से लोगों का व्यवहार होगा, उसको दिशा व दशा देने का कार्य करती है। ये मनोवैज्ञानिक आधार है जिसपे राजनीतिक ढांचा टिका होता है। मतलब ये क्या होता है, ये एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक चीज है जिसपे सारे का सारा राजनीति जो ढांचा है वो टिका हुआ है। सिडनी के बर्बा और ग्रेबियल आमंड के अनुसार राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सदस्यों का व्यक्तिगत अभिविन्यास है, ओरिएंटेशन है। ये देखो राजनीतिक संस्कृति क्या होती है। राजनीतिक संस्कृति हर देश के लिए आपके सामने अलग अलग हो सकती है। आपके सामने जैसे कि जनता का कितना, अपने जो शासक वर्ग है उसके उस शासक वर्ग पे जनता का कितना विश्वास है, लोग उसमें कितना भाग लेना चाहते हैं राजनीति के अंदर। भारत की अगर बात करें तो अप्रत्याशित रूप से भारत में राजनीति हर लोगों के रग रग में बसी हुई है, हर लोगों के खून में बसी हुई है। भाई किसी गांव चौपाल में चले जाओ आप और बात छेड़ दो राजनीति की, सभी लोग तैयार हो जाएंगे उस पर चर्चा करने के लिए, है ना। ये चीज, ये हमारे लोकतंत्र की कमी नहीं है, खूबसूरती है। कोई भी लोकतंत्र जब भी सफल हो पाता है जब लोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लोग रूप से राजनीति के अंदर भाग लेते हैं, राजनीतिक चर्चाओं में भाग लेते हैं, राजनीतिक सहभागिता में भाग लेते हैं, और यही पूरी की पूरी चीजें मिलकर किसका निर्माण करती हैं, राजनीतिक संस्कृति का निर्माण लेती हैं। समझ में आ गया ना आपको परिभाषा अच्छे से। राजनीति, नागरिक राजनीति को कैसे देखते हैं और उसमें कितना भाग लेते हैं, और शासकों से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। मतलब जो नागरिक है वो राजनीति को कैसे देखते हैं, क्या वो राजनीति को उनकी समस्या का निवारक के रूप में देखते हैं, क्या वो उनको उन जो शासकों की तरफ या जो लोग हैं जो जिनको उन्होंने चुना है उनको वो अपने प्रतिनिधित्व के रूप में देखते हैं, किस रूप से देखते हैं और उनसे क्या अपेक्षा लेते हैं, कैसे वो चर्चा करते हैं, उसी के सब चीजों के बारे में अपन को पता चलता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने राजनीतिक संस्कृति के तत्व है। जो राजनीतिक संस्कृति है उसके कौन कौन से प्रमुख तत्व होते हैं उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। पहला तत्व आपके सामने ज्ञानात्मक अभिविन्यास, राजनीति से संबंधित ज्ञान और विश्वास। इसमें नागरिक सरकार, नेताओं, नीतियों और प्रतिक्रियाओं के बारे में जानते हैं और क्या विश्वास रखते हैं। मतलब राजनीति से संबंधित आपके सामने जो ज्ञान और विश्वास होता है, इसमें जो लोग हैं, पहले ज्ञानात्मक अभिविन्यास क्या है, मतलब लोग कितना ज्ञान और विश्वास है, कितना लोग राजनीति के बारे में जानते हैं, किसी पार्टियों के बारे में जानते हैं, उनका क्या एजेंडा है, क्या उनकी नीतियां हैं, उनके नेताओं की छवि कैसी है, वो किस विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति हैं,
और किस प्रक्रिया के तहत वो आपके सामने सत्ता को धारण करने की क्षमता रखते हैं, क्या वो सही तरीके से करते हैं या फिर गलत तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो ये जो ज्ञान है जनता के पास कितना है, इसी को किस नाम से जाना जाता है, ज्ञानात्मक अभिव्यक्ति के नाम से। और भारत में बहुत है, गांव में अनपढ़ व्यक्ति को बैठाकर पूछ लो कि भाई आप उस नेता के बारे में बताइए, पूरी कहानी बता देंगे उसके बारे में, समझ में आ गया। उस पार्टी के बारे में बताइए, सब कुछ बता देंगे आपको। समझ, आपको नहीं पता, आप पढ़े लिखे विद्यार्थी हो, आपको नहीं पता, उनसे ज्यादा उन लोगों को पता है। समझ में आ गया, कौन नेता कैसा है, वो कहां पर उठता बैठता, सब कुछ, सारी राजनीति वो आपको बता देंगे। तो लोगों को ज्ञानात्मक अभिविन्यास का तो बहुत अच्छा ज्ञान है भारतीय राजनीति के अंदर। समझ में आ गया आपके सामने। अगला पॉइंट आपके सामने भावनात्मक अभिविन्यास। भावनात्मक अभिविन्यास क्या होगा, राजनीति के प्रति भावनात्मक लगाव। सिर्फ राजनीति का अर्थ सिर्फ प्रक्रिया नहीं है, एक मशीनरी के रूप में, एक रोबोटिक तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए, बल्कि लोगों का भावनात्मक और लगाव भी होना चाहिए। अब भारत में बहुत है भाई, कैसे चुनाव आने दो, अब देखो थोड़े से दिन पहले, थोड़े दिन बाद में राजस्थान में होंगे पंचायती राज के चुनाव, और देखना अब जो माहौल बनने वाला है पंचायती राज के चुनाव में, बहुत शानदार। आपके सामने हर व्यक्ति उसके अंदर कहीं ना कहीं भागीदारी रखेगा, है ना, ऐसा होता है ना भारत में। तो यही है जिसे नागरिक राजनीतिक वस्तु जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रीय ध्वज चुनाव के प्रति महसूस करते हैं। और भारत में जैसे, चाहे आप मानो या नहीं मानो इस चीज को, चाहे स्वीकार करो या नहीं करो, भारत में चुनाव भी एक पर्व की तरह होते हैं, त्योहार की तरह ही भारत में एक चुनाव प्रक्रिया भी होती है। लोग अपने जो सभी पार्टियों के ध्वजों को मानते हैं, अपने राष्ट्रीय ध्वज को भी मानते हैं, चुनावी प्रक्रिया में क्या करते हैं, पूरी भावनात्मक रूप से जुड़े हुए। और यही हमारे लोकतंत्र की बहुत ही शानदार खूबसूरती है, जो लोगों को हो सकता है कि इतनी महसूस नहीं होती है, उन लोगों को पता नहीं, लेकिन जाने अनजाने में हम अपने लोकतंत्र पे बहुत ज्यादा गर्व करते हैं मतदान प्रक्रिया के माध्यम से। अगला पॉइंट आपके सामने मूल्यांकनात्मक अभिविन्यास। राजनीतिक घटनाओं और संस्थाओं के प्रति निर्णय व मूल्यांकन लेना। इससे नागरिक राजनीतिक परिणाम, नीतियों और नेताओं का मूल्यांकन अपने मूल्य व मानकों के आधार पर करते हैं। मूल्यांकनात्मक अभिविन्यास क्या होता है भाई, भारतीय राजनीति में क्या होता है, फिर अब कोई भी देश की राजनीति में अगर जनता है, प्रजा है, वो क्या करती है, जो प्रतिनिधि को चुन रही है उनका चरित्र कैसा है, उन्होंने जो वादे किए थे वो क्या उन्होंने जनता को के सामने पूरे किया नहीं किए, क्या उनकी राजनीति से उनको कुछ लाभ हुआ या नहीं हुआ, क्या उनकी नीतियां सफल रही या नहीं रही। इन सभी चीजों को अलग अलग पैमानों पर रखकर क्या करते हैं, आपके सामने जांचते हैं, परखते हैं और फिर आपके सामने फैसले लिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके सामने राजनीति और ज्यादा मजबूत होती है। और हमारे भारतीय राजनीति में भी आपके सामने सभी चीजें देखने को मिलती हैं। सभी लोग जो राजनेता है, क्या उनके द्वारा सही से फैसले लिए जा रहे हैं, नहीं लिए जा रहे हैं, उन्हीं सभी चीजों को क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, फिर उसी के आधार पर वोट देते हैं। काफी बार सुना होगा ना आपने सब कि सरकार के खिलाफ चल रही है एंटी इनकम्बेंसी, इस बार सरकार हट सकती है। एंटी इनकम्बेंसी मतलब सरकार, जनता है वो सरकार की नीतियों से खुश नहीं है। समझ में आ गया आपको अच्छे से चीजें। अगले वाला पॉइंट आपके सामने राजनीतिक जो संस्कृति के प्रकार, कितने प्रकार की राजनीतिक संस्कृति होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अपन। आमंड व बर्वा ने सहभागिता के स्तर पे आधार पे 3 आदर्श प्रकारों का वर्णन किया। मतलब 3 प्रकार की आपके सामने राजनीतिक संस्कृति होती है। पहली संस्कृति आपके सामने संकीर्ण व परंपरागत संस्कृति। नागरिक राजनीतिक व्यवस्था के प्रति उदासीन होते हैं। मतलब संकीर्ण व परंपरागत संस्कृति कैसी होती है, जहाँ पे क्या होता है, कोई भाई पुराने राजनेता हो गए, उनका ही सिर्फ कई सालों से राजकाल चला जा रहा है ना। चीन जैसे देश में, जो रूस जैसे देश में ऐसा ही चलता है। साथ के साथ कोई विशेष परिवार का राज है, कोई राजतंत्र का राज है। तो ऐसी व्यवस्था में क्या होता है, लोगों को उतनी भागीदारी नहीं रहती और ना ही लोगों को रुचि रहती है राजनीति से। नागरिक राजनीतिक व्यवस्था के प्रति उदासीन रहते हैं और स्थानीय मामलों तक जो राजनीति है वो स्थानीय लोगों तक ही सीमित रहती है। मतलब लोगों को राजनीति से महत्व नहीं है, राजनीति सिर्फ कुछ परिवार या कबीले ही संभालते हैं, कोई राजवंशी संभालते हैं। उन्हें राष्ट्रीय राजनीति, सरकार की नीतियों की कोई जानकारी नहीं होती है। समझ में आ गया आपके सामने। तो ऐसे प्रकार के लोग जिन्हें इसी प्रकार की भारतीय कोई भी राजनीति है उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है, ना सरकार की नीतियों के बारे में ज्ञान होता है, बस सरकार उन्हें जैसे बताती रहती है वो वैसा जीवन जीते रहते हैं। एक प्रकार की कठपुतली जैसा उनका जीवन बन के रह जाता है, सरकार की नीतियों के हिसाब से वो चलते हैं। ऐसा कहाँ पे होता है, तानाशाही या फिर राजशाही राज में होता है। कुछ अविकसित व जो आपके सामने ग्रामीण समुदाय है उसमें ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं।
अगला है प्रजा भावी व अधीनस्थ संस्कृति। नागरिक राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति जागरूक तो होते हैं लेकिन वह निष्क्रिय रहते हैं। यह कैसी है? जो नागरिक हैं वो राष्ट्रीय व्यवस्था, जो राजनीति में क्या चल रहा है उसके बारे में जागरूक तो हैं, लेकिन वो उसमें बढ़ चढ़कर भाग नहीं लेते हैं। वे स्वयं को नीतियों के निर्माता के रूप में नहीं बल्कि नियमों को पालन करने वाली प्रजा के रूप में देखते हैं। वो खुद को किस प्रकार से देखते हैं आपके सामने? वे स्वयं को किस रूप में देखते हैं? नीतियों के निर्माता के रूप में खुद को नहीं देखते हैं, बल्कि नियमों को पालन करने वाली प्रजा के रूप में खुद को देखते हैं। वे सरकार के आदेशों को स्वीकार करते हैं लेकिन सक्रिय भागीदारी नहीं रखते हैं, बल्कि क्या नहीं करते हैं आपके सामने? वो जो नीतियां हैं उसके निर्माण में नहीं बल्कि नियमों के पालन करने वाली प्रजा के रूप में खुद को देखते हैं, और वे सरकार के जो आदेश होते हैं उनको अस्वीकार करते हैं लेकिन उन्हें सक्रिय जो भागीदारी है वो नहीं रखते हैं। समझ में आ गया आपके सामने? मतलब जो सरकार उन्हें बताती रहती है वो उसके अंदर क्या है, उसको मानते रहते हैं। समझ में आ गया? नियमों को पालन करते रहते हैं, ना उनका कोई नियम बनाने में उनका कोई योगदान है, ना उनको कोई महत्व रहता है। इस प्रकार के आपके मुख्यतः यूएस से जो अमेरिका जैसी सरकार उसमें देखने को मिलता है। ना तो जनता को कोई नीति निर्माण करने में कोई महत्व है, बस जो सरकार बता देती है वो उसको मानते रहते हैं। जनता है वो ज़्यादा सरकारी नीतियों में ध्यान नहीं रखती है। अगले वाला पॉइंट है सहभागी संस्कृति। नागरिक राष्ट्रीय अवस्था के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक रहते हैं और सक्रिय रूप से भागीदारी दिखाते हैं, न केवल नीतियों के परिणाम को स्वीकारते हैं बल्कि नीतियों के आपके सामने निर्माण में भी योगदान देते हैं। तीसरी प्रकार के आपके सामने जो संस्कृति कौन सी होती है? सहभागी संस्कृति। यह भारत में देखने को मिलती है संस्कृति। इसमें क्या होता है? जनता है जो नागरिक है वो राष्ट्र के अंदर जितनी भी जो नीतियां बन रही हैं उसमें क्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से उसके अंदर योगदान देते हैं। उन नीतियों का क्या परिणाम होगा बल्कि स्वीकारते हैं, बल्कि नीतियों के निर्माण में भी क्या करते हैं? आपके सामने प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। समझ में आ गया आपके सामने? अब भारत में क्या होता है? आपन क्या जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, जनप्रतिनिधि क्या करते हैं? आपके सामने नीतियों का निर्माण करते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से हमारा ही क्या प्रतिनिधित्व वहां पर हुआ। अगर कोई ऐसी नीति हुई जिसमें अगर उन प्रतिनिधियों ने भी बात नहीं उठाई तो जनता क्या कर सकती है? विरोध प्रदर्शन कर सकती है, आंदोलन कर सकती है। इससे क्या होता है? आपके सामने जो जनता है वो सक्रिय रूप से भागीदारी दिखाती है सरकार की नीतियों की तरफ। समझ में आ गया? यही आपके सामने जो विकसित लोकतांत्रिक समाज है उसकी सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने राजनीतिक संस्कृति का क्या महत्व होता है, राजनीतिक संस्कृति के लिए कैसे महत्वपूर्ण है भारत के लिए या कोई भी लोकतंत्र के लिए, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। राजनीतिक स्थिरता एक सुसंगत व एकीकृत राजनीतिक संस्कृति जैसे सहभागी संस्कृति राजनीतिक अवस्था को स्थिरता व वैधता प्रदान करती है। मतलब अगर राजनीतिक संस्कृति अच्छी है जहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, मतलब क्या होगा? जैसे ये जो लास्ट वाली मैंने सहभागिता वाली बताई, इसमें क्या है? जनता का सरकार की नीतियों में निर्माण में योगदान है, सरकार जनता की भावनाओं को ध्यान में रखती है, जनता है वो उनकी जो नीतियां उनको स्वीकार कर लेती है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उनको विरोध प्रदर्शन करके उनमें नियमों में बदलाव करा सकती है। तो इससे क्या होता है? अगर ये सब चीजें परंपरा एकदम सरल, सुगम, व्यवस्थित तरीके से चलती रहती है तो क्या होता है? आपके सामने जो राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। समझ में आ गया आपके सामने? और राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है तो जनता भी खुश रहती है, सरकार भी खुश रहती है, दोनों अपने हिसाब से अच्छे से कार्य करते रहते हैं। अगले वाला पॉइंट है राजनीतिक विकास। राजनीतिक संस्कृति विकास की दिशा व गति का निर्धारण करती है। मतलब आपके सामने राजनीतिक संस्कृति होती है वो विकास की क्या करती है? आपके सामने दिशा और गति को निर्धारण करती है कि किस प्रकार के आपके सामने जो दिशा होगी, किस प्रकार की गति होगी, उन सब चीजों को निर्धारण करने का कार्य कौन करती है? आपके सामने राजनीतिक विकास करती है। किसी भी लोकतांत्रिक संस्था के सफलता के लिए नागरिकों की भागीदारी सहभागी संस्कृति होना आवश्यक है। मतलब कोई भी राजनीतिक अगर संस्कृति में अगर विकास करना चाहते हो तो उसको सही से दिशा प्रदान करना, सही से गति देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने व्यवहार की भविष्यवाणी। राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवहार को समझने व भविष्यवाणी करने में मदद करती है। मतलब राजनीतिक संस्कृति क्या करती है? अगर जनता के मूड में आपको ऐसे लग रहा है कि अब बदलाव का मन हो गया जनता जो सरकार की नीतियों से खुश नहीं है, समझ में आ गया, या फिर वो खुश है, तो इससे क्या होता है? चुनाव का मतदान कैसे होगा उसके भविष्यवाणी करने में भी मदद मिलती है ना भाई। आपको चुनाव से पहले 2-2.5 साल पहले भी आपके सामने एग्जिट पोल वगैरह कराए जाते हैं जनता के मूड से के नाम से कि जनता का मूड कैसा है उसके बारे में आप बताइए। तो उससे क्या होता है? आपके सामने
जो आपको ये पता चल जाता है कि जो राजनीति है उसमें जो चुनाव है, मतदान का पैटर्न कैसे हो, उन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से पता चलता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, संस्थाओं की सफलता। संसद व न्यायालय तभी सफल होते हैं जब नागरिकों की अंतर्निहित राजनीतिक संस्कृति के अनुरूप हो। मतलब कोई भी संस्था है, चाहे संसद हो चाहे न्यायालय हो, तभी सफल होंगे जब नागरिकों की जो भावनाएं हैं वो आपके सामने सही रूप से सामने पटल पे आते हैं, तभी सभी चीज़ हो सकते हैं सही से। तो ये थी राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा, तत्व व प्रकार। अच्छे से देखें, कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।